हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 नवंबर को हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द हिंदू के आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो वर्क प्लेस कल्चर के बारे में है। एथिक्स GS4 में वर्क प्लेस कल्चर के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आर्टिकल है वो है वी नीड टू एड्रेस इंडिया वर्क प्लेस कल्चर। सो वर्क प्लेस कल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, प्लस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है टाइम फॉर एक्शन। COP होने वाला है, UNFCCC सबमिट होने वाला है। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अजरबैजान बाकू में होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती है वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या क्या इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। आप लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करिएगा, लिंक मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वी नीड टू एड्रेस इंडियाज़ वर्क प्लेस कल्चर। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS4 एथिक्स मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जो केस स्टडी इसमें दिया हुआ है, वो आपको यूज़ करना है। वर्क कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन UPSC में पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट ईयर मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं, और ये कंटेक्स्ट में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करना होगा, इसे कहीं पर लिख के रखिए। जब भी वर्क कल्चर से रिलेटेड या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एथिक्स में आएगा तो ये एग्जाम्पल आपका लिखना मैंडेटरी होगा। आप इंट्रोडक्शन में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इन सेप्टेम्बर, the mother of Anna Sebastian, the young chartered accountant who passed away in July, allegedly due to work stress, said, they say we have received freedom in 1947, but our children are still working like a slaves. So, सितंबर में एना सेबेस्टियन, जो कि एक यंग चार्टेड अकाउंटेंट थी, CA थी, वो उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ हाई वर्क स्ट्रेस। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उनकी मदर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि हमें फ्रीडम तो 1947 में मिल गई थी, आज़ाद तो हम 1947 में हो गए थे, लेकिन आज भी हमारे बच्चे स्लेव्स की तरह काम कर रहे हैं। हर एंग्विश क्राई गोज टू द हार्ट ऑफ द इशू ऑफ वर्क प्लेस कल्चर इन इंडिया कॉरपोरेट वर्ल्ड। सो जो उनके अंदर का उबाल निकल रहा था, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि इंडिया में जो स्पेशली जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसमें जो वर्क प्लेस कल्चर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है एम्प्लॉयज़ के लिए। द इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर प्रॉमिस्ड विद इन 10 days इज स्टिल अवेटेड। द कॉरपोरेट वर्ल्ड हैज़ चूजन टू रिमेन लार्जली साइलेंट ऑन ट्रेजिडी। सो जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने प्रॉमिस किया था कि 10 दिन में जो है बुलाई जाएगी। अभी तक के इंक्वायरी रिपोर्ट रिलीज़ नहीं की गई है, पब्लिक नहीं की गई है। कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें तो सब शांत बैठे हैं। रिसेंटली नारायण मूर्ति जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद होगा, उसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल आए थे कि जो हमारे यहाँ यंग लोग हैं उन्हें 70 आवर्स काम करना चाहिए इन अ वीक, 70 घंटे काम करना चाहिए। सो ओवरऑल अगर देखें तो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो लार्जली रिमेन साइलेंट है इस ट्रेजेडी के बाद से। नाउ बात कर लेते हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में। द इशू इज़ नॉट जस्ट लॉन्ग आवर्स और हैविंग टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मीट अ डेडलाइन. Employees will gladly slog it out if they are shown respected, appreciated and feel they are treated फेयरली। सो ओवरऑल अगर वर्क कल्चर की हम बात करें तो ये सिर्फ वर्क कल्चर में ये इशू नहीं है कि यार लॉन्ग वर्किंग आवर्स है ना, ऑलमोस्ट 9-10 घंटे तो काम करना ही पड़ता है, उसके बाद घर जाके भी काम करना पड़ रहा है, वो भी इशू नहीं होता अगर एम्प्लॉयज़ को ये फील होता कि उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है और उन्हें फेयरली ट्रीट किया जा रहा है। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स मच ऑफ द कॉरपोरेट इंडिया फेल्स ऑन एवरी अकाउंट। सो इंडिया में जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं वहाँ अगर बात करें तो वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है
लॉन्ग आवर्स तो हैं ही, डेडलाइन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं, ना उन्हें रिस्पेक्ट मिलती, ना उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है और ना उन्हें फेयरली ट्रीट किया जा रहा है। टॉक्सिक वर्क कल्चर इज़ परवेसिव इन इंडियाज़ प्राइवेट सेक्टर। परवेसिव मतलब क्या होता है? व्यापक। मतलब प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको किसी भी कंपनी की बात कर ले, ऑलमोस्ट सारी कंपनी में जो वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस। ठीक। सो ओवरऑल वर्क कल्चर की बात करें तो जो लेबर्स हैं या वर्कर्स हैं उनका हरासमेंट किया जा रहा है। लॉन्ग आवर्स फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द फोकस ऑन द बॉटम लाइन दैट comes at the expense of employees well-being. The management employs two people where four are required. It seeks to motivate the two employees by giving them the wages of three, thus saving on one employee. So generally होता क्या है, जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है कि 4 एम्प्लॉयज़ का जो काम है वो 2 को बाँट देगा। 2 को बाँटने के बाद क्या करेगा, ये बोलेगा कि यार आपको हम वेज बढ़ा देते हैं। वेज, एक की वेज दोनों में आधी-आधी कर देगा। सो टोटल 3 एम्प्लॉय की वेज मिल रही है, दे रहा है मैनेजमेंट, और काम 4 लोगों का ले रहा है। सो इस तरीके से जो वर्कर्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। Passive jargon has been created to justify exploitation of employees and inhuman working hours. So जारगॉन मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई स्पेशल या टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोफेशन, और मतलब आपको बोला जा सकता है कि आप स्पेशल हैं। अगर आप इतना वर्क कर रहे हैं या आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आपको थोड़ा स्पेशल फील करा दिया जाता है, स्पेशल टेक्निकल वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, और उसके नाम पर जो वर्कर्स हैं उनका कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है और इनह्यूमेन वर्किंग आवर्स जो है उनसे काम करवाया जा रहा है। There is a variable pay to promote a performance culture that translates into a higher stock price. Great for top management that corner most of the stock option. There is a bell curve that identifies super performer as well as underperformer. There are stress management workshops to deal with the burnout that ensues. Management does not stop to ask itself why it is creating so much stress for employees in the first place. So, वेरिएबल पे का एक कल्चर है, जो थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, जो ही जी हजूरी करेगा, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स करेगा, उनको एक्स्ट्रा पे दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, 2 एम्प्लॉय को तीसरे का वेज जो है डिवाइड करके बांट दिया। सो वेरिएबल पे दिया जाता है। लोगों को ये बताया जाता है कि आप ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको पे मिलेगा। आप 8 घंटे काम करेंगे तो आपको हम सैलरी कम देंगे। आप 14 घंटे काम करिए तो आप 14 घंटे तक जो है आपको उसकी सैलरी बढ़ाकर दी जाएगी। सो जो वेरिएबल पे है, इस कल्चर के कारण जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है उसे जस्टिफाई किया जा रहा है। सो बेसिकली ये वेरिएबल पे परफॉर्मेंस कल्चर को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, सबको पैसा चाहिए, उनके बीच में यही बैटल है कि किस तरीके से हम इस टॉप 2 एम्प्लॉयज़ में आएँ जिन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। भले ही काम ज़्यादा है लेकिन उन्हें ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है। इसके साथ साथ एक बेल कर्व भी बनाया जाता है। यहाँ टॉप पे जो सुपर परफॉर्मर होते हैं उन्हें रखा जाता है, जो अंडर परफॉर्मर हैं उन्हें इधर रखा जाता है। इन्हें अलग पे किया जाता है, इन्हें अलग पे किया जाता है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। सो इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप भी रखी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू जो भी बर्नआउट हो रहा है सुपर परफॉर्मर का वो ख़त्म हो सके। लेकिन मैनेजमेंट ये कभी सवाल नहीं पूछता कि भाई इतना काम ही क्यों करवा रहे हैं हम अपने एम्प्लॉय से कि इस तरीके से वो बर्नआउट हो जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि किसे पूछने की ज़रूरत है? मैनेजमेंट को। जो भी कॉरपोरेट कंपनी का मैनेजमेंट है, फर्स्ट प्लेस पे उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप रखें क्यों, इतना स्ट्रेस ही क्यों दें हम अपने एम्प्लॉयज़ को। लॉन्ग आवर्स एंड एम्प्लॉय बर्नआउट अ टिपिकल ऑफ कॉरपोरेट कल्चर ऑफ यूएस। यूएस के जैसा टिपिकल कल्चर है। यूएस में भी बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वर्कशॉप होती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन यूरोप का बिल्कुल इस तरह का कल्चर नहीं। जर्मनी की बात करें, मैक्सिमम 40 आवर्स पर वीक आपको काम करना होता है। फ्रांस की बात करें, 35 आवर
वर्क वीक होता है और मैक्सिमम जो नॉर्म है पूरे यूरोप में वो 40 आवर्स का ही है। एक हफ्ते में आप 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो यूरोपियन फर्म्स हैं क्या उनमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती है, क्योंकि वो लेबर से कम काम करा रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो रहा होगा। ओवरऑल प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेबर को भी अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाना चाहिए। तो ओवरऑल यूरोपियन फर्म्स के कॉम्पिटिटिवनेस कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखें यूरोपियन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहे हैं, उन लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तभी तो वो डेवलप्ड इकॉनमी है। सो जब यूरोपियन फर्म्स कॉम्पिटिटिव हैं तो बाकी फर्म्स क्यों नहीं हो सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बेसिकली यहाँ पर क्वालिटी पर फोकस ज़्यादा किया जाता है, क्वांटिटेटिव मेजर पर फोकस नहीं किया जाता। आप 16 घंटे काम कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप 8 घंटे इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। आपका जो काम है वो क्वालिटी वाला काम है और वो 8 आवर में हो रहा है। यहाँ पर एफिशिएंसी को ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाती है। It is unrealistic to try to import the American culture into setting that could not be more different. So हम यूएस का जो कल्चर है ना उसको लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? यूएस और इंडिया का जो बैकग्राउंड है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो एनवायरनमेंट है वो कंप्लीट डिफरेंट है। यूएस में पर कैपिटा इनकम $85,000 है, इंडिया में $2,700 है। अगर आप यूएस के एम्प्लॉय की बात करें तो वो बहुत अलग लेवल ऑफ कंफर्ट पर काम कर रहे होते हैं। उनके ऑफिसेस जो वर्किंग कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो 10 घंटे बैठ सकते हैं, कंप्लीट जो है ऑफिस में एसी चल रहा होता है। उसके साथ साथ जिस घर में वो रह रहे होते हैं वहाँ पर उनको पूरा जो है कंफर्ट होता है। कम्यूटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ, डाइट, लेजर इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती। वहीं अगर इंडिया की बात करें, बिग सिटीज़ की बात कर लें तो वहाँ पर सिर्फ ऑफिस जाना और आना यही बहुत पेनफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है ना। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली आप ड्रेन हो जाते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको 1 घंटा ट्रैवल करके आना होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर आपके पास कार भी है तो भी आप परेशान हो जाओगे। मेट्रो में आना जाना भी आपको 1 घंटा खड़े होके जाना, 1 घंटा वापस आना। इतना थक जाते हैं, इतना टायर्ड हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कोप अप कर पाना इस वर्क स्ट्रेस एनवायरनमेंट से। सो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इसलिए हम यूएस का कल्चर तो बिल्कुल भी इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा पर्सनल इश्यूज भी बहुत होते हैं, जैसे बच्चों को अच्छे स्कूल लेकर जाना, फिर उनकी कोचिंग का ध्यान रखना, उसके बाद कोशिश करना कि जो एल्डरली हैं वो बच्चों को देख लें, क्योंकि ज़्यादातर जो वाइफ और हस्बैंड हैं बिग सिटीज़ में, है ना, जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो यही है कि वो चले जाते हैं ऑफिस, उसके बाद बच्चों का ध्यान एल्डरली रख रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें हो रही होती है। उसके बाद घर का खाना बनाना और स्पेशली वुमेन्स के लिए ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। सो उसे परफॉर्म भी करना है ऑफिस में, घर का काम भी करना है। ओवरऑल ये जो प्रोसेस है बहुत पेनफुल है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। Long hours are only part of the problem. Bosses often use the language that range from being unprofessional to abusive. लॉन्ग आवर्स तो ठीक है, लेकिन जो बॉसेस होते हैं वो बहुत ही अनप्रोफेशनल और एब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, कई बार इंटिमिडेटिंग होते हैं, डरा धमका करके एम्प्लॉय से काम किया जाता है, बुलिंग करने की कोशिश की जाती है। और ओवरऑल ये जो कल्चर है इंडिया के हर कॉरपोरेट ऑफिस में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो रैट रेस है जीतने की एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो भी एक टॉक्सिक वर्क कल्चर को ही जन्म देती है। एक एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को से कम्पीट करना चाहता है, उससे बेहतर परफॉर्म करना चाहता है, उसके कारण वो कई घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है। सो ऐसे में ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है लोगों के लिए जो भी वहाँ पर काम कर रहा है। In the Europe and US, employees can sue the firm for range of objectionable behavior, including those that cause them mental stress. So mental stress हो गया,
तो एम्प्लॉय डायरेक्टली सू कर सकता है एम्प्लॉयर को। यूएस और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा होता है। एम्प्लॉय अगर बहुत स्ट्रेस में रह रहा है तो डायरेक्टली, या फिर कोई इस ऑब्जेक्शनेबल कमेंट कर दिया, मैनेजर ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, एग्रेसिवली जो है आप पे कमेंट कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें जब भी होती है डायरेक्टली आप सू कर सकते हैं कंपनी को। और बहुत ज़्यादा ह्यूज सेटलमेंट ऐसे में लोग जीतते भी हैं, अच्छा खासा पैसा भी वो कमा लेते हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए बॉस गाली दे रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, सुनना पड़ता है, पट्टा लगा के दोबारा से सुबेरे पहुंचना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि इंडिया में अगर जुडिशरी में केस फाइल कर दिए तो 15 साल का मेंटल हरासमेंट कौन झेलेगा? बॉस के अगेंस्ट जो मेंटल हरासमेंट है वो फिर भी झेला जा सकता है, जुडिशरी में क्या करेंगे, क्यों झेलेंगे? और कोई जितना पैसा सेटलमेंट में नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा तो इस प्रोसेस में खर्चा हो जाएगा। सो कोई एम्प्लॉयज़ के लिए फास्ट ट्रैक कोड भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये रेगुलेशन इज़ अ नीड ऑफ आर, है ना। बेहतर वर्क कल्चर के लिए सरकार को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, फास्ट ट्रैक कोड इस तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। Employees also feel they are not treated fairly. The performance evaluation system is often suspect, and ruthlessness with which so-called underperformance is dealt with will make one scream. Top management will talk of weeding out deadwood, an expression that shows a scant regard for the worth of human being. So जो अंडर परफॉर्मर है उनके लिए बहुत ही मतलब गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वीडिंग आउट डेडवुड, मतलब जो सूखी खराब लकड़ी है उसे बाहर कर दिया जाए, जो क्रीम है बस उसको अंदर रखेंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनको जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता है, जबकि वो एज अ ह्यूमन बींग एटलीस्ट उनकी कुछ तो डिग्निटी है, वो डिग्निटी भी मैनेजमेंट के द्वारा मेंटेन नहीं की जाती है। वेरिएबल पे इज़ हेविली स्क्यूड इन फेवर ऑफ हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल एट द टॉप। जो वेरिएबल पे है वो भी अगर देखें, जो टॉप पर रहते हैं बस उन्हीं को मिलता है, बाकी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेबर की तरह काम भी करना पड़ता है और पैसा भी नहीं मिलता है। सो ये जो टॉक्सिक कल्चर है ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है एम्प्लॉयज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा परवेसिव है। परवेसिव मतलब व्यापक हर जगह पाया जाता है इंडिया में। मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैव मच बेटर वर्क कल्चर। पीएसयू में जो वर्क कल्चर है यार वो बहुत बेहतर है। पहली बात तो 9 से 5 वर्किंग आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं काम करेंगे। इसके अलावा बस प्रॉब्लम ये होती है कि इनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, लेकिन वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है, सोशल लाइफ होती है इनकी। यहाँ पर कॉर्पोरेट मज़दूरों का ये रहता है कि भाई 5 दिन खूब कुटा कुटा के काम करते हैं, फिर 2 दिन तो वो थक जाते हैं ना, सैटरडे संडे छुट्टी दे भी दी तो भी उनसे कुछ नहीं होता है। सो सोशल लाइफ नहीं हो पाती है कॉर्पोरेट वर्कर्स की। वहीं आप पीएसयू वालों की बात करें तो बढ़िया रहता है उनका, 5 दिन बढ़िया 9 से 5 काम करते हैं। ओवरऑल बहुत पैसा नहीं मिलता लेकिन वर्क कल्चर बहुत बेटर होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, जॉब की टेंशन नहीं होती है, प्रमोशन अपने तरीके से होगा। अगर आप पहले ज्वाइन किए हो तो आपका पहले प्रमोशन होगा। हालांकि ये कभी कभी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं कि जो एफिशिएंसी है उसको रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है, और सरकार अपने तरीके से कैरियर बेस्ड सर्विस चलाती रहती है, और जो पहले आया है उसे पहले प्रमोट किया जाता है। ट्रेड यूनियंस जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा पे ना मिले इस पर फोकस करते रहते हैं, वर्कर्स को भी पे मिलना चाहिए इस पर फोकस करते रहते हैं। इनइक्वालिटी इन पे इज़ नो वेयर एज ग्लेरिंग एज इन द प्राइवेट सेक्टर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पे में, टॉप मैनेजमेंट और नीचे काम करने वाले में ज़्यादा अंतर आपके पे में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर देखोगे आप प्राइवेट सेक्टर में 1 करोड़ मिलता है आपके मैनेजर को, आपको मिलेगा 10 लाख, 90 लाख का डिफरेंस। वहीं आप यहाँ पर देखें पीएसयूज़ में तो आपके मैनेजर को 2.5 लाख रुपए मिल रहा होगा, आपको 1.5 या 2 लाख रुपए। सो मुश्किल से 40-50 हज़ार का फ़र्क आता है। सो बहुत बेहतर जो है आपका वर्क कल्चर है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। अगर हम पीएसयू की बात करें, जितने भी आपके मिनी रत्न हैं और आपके महारत्न हैं, ये नवरत्न हैं, ये सारे के सारे वर्क कल्चर बहुत बेटर होते हैं। अगर आपको जॉब करना है तो आप इसमें ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ऑफिसेज एट मिडिल एंड सीनियर लेवल पुट इन लॉन्ग आवर्स, पीपल हैव देयर ग्रीवियंसेस बट कंप्लेंट्स अबाउट अ टॉक्सिक वर्क कल्चर्स आर रेयर। सो कैसे हम इसे रेमेडी कर सकते हैं, ओवरऑल वर्क कल्चर को कैसे बेहतर किया जा सकता है? Corporates can be expected to be respond along
predictable lines. There will be affirmation of core value, new code of conduct for management, programs to address the work-life balance, more town hall meeting with employees. If this could make a difference, we should not be having a problem in the first place. So जो corporates हैं वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम वर्क कल्चर बेटर कर रहे हैं, हम क्या क्या करेंगे, जो कोर वैल्यूज़ है हमारी हम उस पर फोकस करेंगे. कोर वैल्यूज़ बड़े अच्छे अच्छे वर्ड लिख देते हैं कि हमारा जो फोकस है वो एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर, उनको बेहतर जीवन प्रोवाइड करने के लिए, हमारा जो ओवरऑल वैल्यू है वो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, इस तरीके की बातें कर देते हैं, इस तरह की स्पीचेस दे देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना देंगे मैनेजमेंट के लिए कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है. हालांकि मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करता है. प्रोग्राम्स रख देंगे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए. कभी कभी जो है ऑफिसेज में कुछ फंक्शंस हो जाएंगे, है ना, कुछ स्पोर्ट्स हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएगी. इसके साथ साथ टाउन हॉल मीटिंग्स हो जाएगी, जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो मिलने आ जाएंगे अपने एम्प्लॉय से, उनको मोटिवेट कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें हो जाती है. इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं करते. लेकिन इससे अगर प्रॉब्लम ठीक होनी होती तो अभी तक होती ही नहीं फर्स्ट प्लेस पे. ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड पेइंग अटेंशन टू द कंपनी वर्क कल्चर, प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड्स एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव मेजर. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा यार, है ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वुमेन भी इसमें एक मेंबर होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में. ये सब आपके कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फोकस करने की ज़रूरत है. वो वर्कर से मिलें, एम्प्लॉय से मिलें, उनकी प्रॉब्लम से डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम्स को समझें. मैनेजमेंट जनरली सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सोचते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है. बोर्ड टेंड टू बी इवन मोर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी देन मैनेजमेंट. मोर एवर दे लैक द इंसेंटिव और मोटिवेशन टू चैलेंज द मैनेजमेंट. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर देखें तो वो तो और एलिनेटेड है, वो नीचे जाते ही नहीं, वर्कर से बात ही नहीं करते. उनको सिर्फ ऐसा वैसा मिल रहा है, अपना हाई लेवल पर जो पॉलिसी बनानी है बस उसी पे फोकस करते हैं. उनके पास कोई मोटिवेशन भी नहीं है कि वो मैनेजमेंट को चैलेंज करे, सीईओ को चैलेंज करे. मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो सीईओ जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सीईओ को अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद ये सारा मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का ये सब कौन करता है, सीईओ कर रहा होता है. इफ़ वी आर टू एड्रेस द वर्स्ट एक्सेस ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट कल्चर, सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन सीम अनअवॉइडेबल. सो बस यही कहा जा रहा है कि किसी ना किसी फॉर्म ऑफ रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा नीड है. सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डू यू ऑल एग्री दैट इंडिया रिक्वायर्स अ रेगुलेशन ऑन द कॉर्पोरेट वर्क कल्चर. इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. सो सम काइंड ऑफ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और रेगुलेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क कल्चर की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एम्प्लॉयज़ हैं लोअर लेवल पर, उसके साथ एंगेज करें और समझें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. सो ये बेसिकली हमारा कंप्लीट आर्टिकल था. जैसे कि सेबेस्टियन की अनटाइमली डिमाइस हुआ है, उस तरह का बाकी किसी के साथ ना हो, इसलिए जो रेगुलेशन है वो नीड ऑफ आर है. होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है. होपफुली हमारे को आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टाइम फॉर एक्शन. आर्टिकल द हिंदू में आया है. GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आइए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल. नेक्स्ट वीक विल बी that time of the year when the countries get into huddle for annual 2-week climate conference in Azerbaijan capital Baku to fine tune global action on human caused global warming. So basically COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाने वाली है. कौन सी सिटी में होस्ट हो रहा है इस बार COP? आपका अज़रबैजान की जो कैपिटल है बाकू, ये आपको ध्यान रखना होगा. सो UNFCC के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं. 1992 में UNFCC एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया था. उसके तहत जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इम्पैक्ट को कम करने के ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, और इसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल आया था. क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू जो डेवलप्ड इकॉनमी है उनको कहा गया था कि भाई आप CO2 एमिशन कम करिए. डेवलपिंग इकॉनमी को एज सच इतने ज़्यादा रेगुलेशन उनके ऊपर नहीं डाले गए थे, उनके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं डाले गए थे. लेकिन उसके बाद COP21 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें सभी कंट्रीज़ को कहा गया कि वो जो भी कर सकते हैं अपने तरफ से खुद ही डिक्लेयर करिए,
क्योंकि जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की वो तो ग्लोबल है, एक कंट्री के करने से तो सुलझ नहीं सकती, इसलिए सबको ही साथ मिलकर करना होगा। हालांकि एक प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमेशा डेवलपिंग कंट्री चाहती है कि इस प्रिंसिपल के आधार पर ही जो कमिटमेंट हैं वो डिसाइड किए जाएं, कंट्रीज़ के ऊपर जो टारगेट्स हैं वो डिसाइड किए जाएं। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, सभी की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉल्यूशन को कम करना, CO2 एमिशन को घटाना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। लेकिन डिफरेंशियल इसलिए क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज धुआं कर कर के डेवलप हो गई और कोल जला जला के डेवलप हो गई। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिक्कत आ रही है, तो कौन जिसने पॉल्यूशन किया है, जिसने CO2 एमिशन किया है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग जो प्रॉब्लम है उसको फर्स्ट प्लेस पे जनरेट किया है, क्रिएट किया है, उनकी जिम्मेदारी है। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करें, पैसा दें किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी पॉल्यूशन कम कर देगी। ये बेसिकली हमारा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हो जाएगा COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ और UNFCCC एग्रीमेंट के बारे में। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और नवंबर के सेकेंड वीक में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इस पे जो अदर बहुत सारे हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करना है। टू हैव एनी चांस ऑफ कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम एक्सीडिंग 1.5 डिग्री ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मल्टीपल साइंटिफिक असेसमेंट हैव सेड दैट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट पीक बिफोर 2025 एट लीस्ट एंड डिक्लाइन 43% बाय 2030। तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक असेसमेंट, ये कहा जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 2025 तक पीक हो जाना चाहिए और बाय 2030 43% डिक्लाइन हो जाना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर से अधिक नहीं बढ़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट पॉसिबल है ही नहीं। हाउएवर, समिंग अप ऑल द कलेक्टिव कमिटमेंट्स बाय द कंट्री टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन वुड लीड टू ओनली 2.6 डिग्री % डिक्रीज इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030 कंपेयर टू 2019 लेवल्स। सो जितना कमिटमेंट अभी कंट्रीज़ ने अलग अलग किया हुआ है, अगर हम उसको देखें कलेक्टिव कमिटमेंट्स की अगर बात करें, तो 2030 तक केवल 2.6% ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिक्रीज होगा। चाहिए कितना, 43%। तो ऑलमोस्ट ये असंभव सा लग रहा है। सेव फॉर 2020 द ईयर ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, ग्लोबल एमिशन हैव ओनली इंक्रीज्ड एवरी ईयर। सो कोविड-19 पेंडेमिक ऑब्वियसली सारी चीज़ें बंद थी, तो उस साल को अगर छोड़ दिया जाए तो हर साल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ ही रहा है, डिक्लाइन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गिवन दैट मोस्ट रिच कंट्रीज आर लो टू मेक कॉम्प्रोमाइजेज ऑन देयर लाइफस्टाइल एंड पुअर developing country aspire to be rich, the only practical solution envisaged is that the developing countries grow rich while eschewing the प्रूवन फॉसिल फ्यूल लेड ट्रेजेक्ट्री। सो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वही है सिंपल सी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो रिच होना चाहती है। रिच बनने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगी, कोल से। कोल से आएगी तो CO2 एमिशन होगा। तो अब उनके पास यार ऑप्शन ही नहीं है। अब उनके पास प्रॉब्लम ये है कि अब उनको जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना पड़ेगा। जो ग्रीनर टेक्नोलॉजी है वो बड़ी कॉस्टली होती है। कोल के थ्रू एनर्जी बनाना बहुत आसान है, 4-5 यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। लेकिन अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओवरऑल डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। हाउएवर, द कॉस्ट दैट दिस इंटेल ऑफ शिफ्टिंग टू क्लीनर बट लैंड intensive and relatively expensive renewable sources remain the proverbial bone of contention। सो मेनली प्रॉब्लम आती है कि ये जो टेक्नोलॉजी यार वो बहुत महंगी है। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके। कौन कर सकता है, डेवलप्ड कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दें, डेवलपिंग कंट्रीज़ ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ले और उससे ग्रीन टेक्नोलॉजी बना ले। या फिर क्या किया जा सकता है, और दूसरा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को यार पैसा दे दे, बोले कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करो, सारे कोल प्लांट को बंद कर दो। तो 2009 में जो क्लाइमेट समिट हुआ था कोपेगन में, उसमें डेवलप कंट्रीज़ ने कमिट किया था कि हम 100 बिलियन एनुअली फंड मोबिलाइज करेंगे बाय 2020 एज क्लाइमेट फाइनेंस टू एनेबल दिस ट्रांजिशन। सो 100 बिलियन एनुअली बाय 2020 इतना फंड मोबिलाइज किया जाएगा और उसके थ्रू जो ट्रांजिशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में
फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीनर टेक्नोलॉजी वो किया जा सकेगा, दो इट इज़ द यूनाइटेड नेशन दैट इज सपोर्टेड टू रेटिफाइड इफ दिस फाइनेंस गोल्स हैव टू बी मेट. अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एंड डिले इन द फाइनेंशियल क्रेडिटिंग सिस्टम हैड लेड टू कंसिडरेबल एंगस्ट अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज दैट दिस गोल्स आर हैव बीन फार फ्रॉम मेट. सो यूनाइटेड नेशन को ये सारी चीज़ें रेटिफाई करनी थी, ये फाइनेंस गोल्स को, लेकिन प्रॉब्लम है क्लाइमेट फाइनेंस की डेफिनेशन ही जो है क्लियर नहीं है. इसके साथ साथ प्रॉपरली जो है फाइनेंशियल क्रेडिटिंग सिस्टम बनाया नहीं गया, तो ये जो $100 बिलियन है वो फंड मोबिलाइज नहीं हुए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिले नहीं. अब मिले नहीं तो फिर किस तरीके से ये ट्रांजिशन पॉसिबल है. द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2016 रिक्वायर्स दैट कंट्री डिसाइड ऑन अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बिफोर 2025 विद द 100 बिलियन एज अ बेस वैल्यू. पेरिस एग्रीमेंट 2016 वाला, उसमें ये क्लियरली कहा गया था कि 2025 के पहले जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल डिसाइड किया जाएगा और उसका जो बेस वैल्यू होगा वो $100 बिलियन होगा. इसका मतलब 2025 तक तो $100 बिलियन एनुअली करना ही है फंड को, और उसके बाद में 100 बिलियन से ऊपर होना चाहिए. Then there is a quibble from the developed world that major emitters such as China, India, which are large economies and major polluter must also contribute. So चाइना और इंडिया दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है एमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैस. तो यूनाइटेड स्टेट्स का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये कहना है कि भाई इन्हें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इन्हें भी पैसा देना चाहिए, ये भी अच्छा खासा पैसा कमा ले रहे हैं. डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो क्या हुआ, लेकिन इनके पास भी बहुत पैसा है. इट इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड दैट दिस NCQG विल बी अ मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट बाकू. सो 2025 तो आ चुका है, तो बाकू में ये जो NCQG है ये इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा. न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, कितना पैसा मोबिलाइज करेंगे और कौन वो पैसा मोबिलाइज करेगा. एक और जो इशू है वो है कार्बन मार्केट से रिलेटेड, दैट हैव लॉन्ग बीन टाउटेड एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कार्बन मार्केट अगर डेवलप हो जाता है, अगर प्रॉपरली बन जाता है, तो पॉसिबल है कि ये जो फाइनेंस वाला इशू है वो सॉल्व हो सकता है. ये एक मार्केट सॉल्यूशन है. मैंने अभी रिसेंटली आपको कार्बन क्रेडिट समझाया था दो तीन दिन पहले. अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको कार्बन क्रेडिट और कार्बन मार्केट दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी. रिच कंट्रीज़ और कंपनीज फाइनेंस काउंटर पार्ट्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड कार्बन ऑफसेटिंग मेजर्स एंड गेन ट्रेडेबल क्रेडिट. सो जो रिच कंट्रीज़ हैं वो क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है और कार्बन क्रेडिट ले सकती है और अपने टारगेट पूरे कर सकती है. इस कार्बन क्रेडिट को ट्रेड किया जा सकता है. सो मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इंडिया में किसी कंट्री ने, फॉर एग्जांपल जापान ने, मेट्रो के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मेट्रो बना दिया. मेट्रो बनाया, इसका मतलब बहुत सारी कार जो कि CO2 एमिट कर सकती थी, वो कार रोड पे नहीं जा रही है. अब ये सारे लोग कहाँ से जा रहे हैं, मेट्रो से. इसका मतलब CO2 एमिशन नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ मेट्रो. तो जितना एमिशन नहीं हुआ है उसके बदले में जापान को इंडिया क्या करेगा, एक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दे देगा. बोलेगा कि आपने हमारा इतना कम जो है कार्बन एमिशन कम किया है, तो उसके बदले में हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं. सो जापान की ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने की, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकती है. और इस तरह की चीज़ें क्योटो प्रोटोकॉल में भी थी. सो कार्बन मार्केट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसी के थ्रू हम जो है क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर सकते हैं. हाउएवर स्पेसिफाइंग द रूल्स ऑन हाउ दिस इज़ अकाउंटेड फॉर इज़ अ वेक्सिंग प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है कि आप कैसे एस्टिमेट करोगे कि मेट्रो बनाने से कितनी कार चली गई, कितना कार्बन एमिशन कम हुआ. ये बहुत सारे ऐसे पेचीदे इश्यूज़ हैं जो कि डिस्कस करने होंगे इस बार की जो बाकू वाली मीटिंग है. सो इस तरह के इशू को डिस्कस किया जाएगा और जो भी रिजल्ट आएंगे वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था. होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड एन्जॉय.